देखो फिर वही घटिया हरकत, मतलब खाते हुए अम्मी को, जबकि वो रोज़ा खोलने के लिए सामान ले रही हैं, उसमें फिर वही टोकना। पहले टोक टोक के उनकी तबीयत खराब करवा दी थी, वापस से टोकना शुरू हो गई। अम्मी ने बच्चों की तरह से पीले पीले अंगूर छांट लिए सारे अपनी प्लेट में। अम्मी इतने नहीं खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। वाह, समझाने का और कहने का और कैमरे के सामने कहने का बहुत ही अच्छा लहजा है एक प्यारी नेक बेटी का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अम्मी को भर के तेलम तेल तो नुकसान नहीं देगा, जो तुम तला भुना इतना सारा बना रही हो, लेकिन अम्मी को अंगूर नुकसान दे जाएंगे, अम्मी को फ्रूट्स नुकसान दे जाएंगे। वाह रे वाह चालू अप्पी, तुम्हारी अकल को सलाम है। भर भर के अपनी तारीफ। ये देखो मैंने पपीता कितना अच्छा काटा है। ओह माय गॉड, 34 साल की उम्र के होने के बावजूद कटा हुआ पपीता अगर अच्छे से काट दिया है तो वो भी उसके लिए तुम्हें अवार्ड चाहिए क्या? अब एक चीज नोटिस करना, इससे पहले पक 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 कितनी बकवास कर ली थी, अंटिल जब तक इनकी भाभी घर में नहीं आई थी। भाभी के सामने तो घिग्गी बन जाती है और भीगी बिल्ली बन जाती है। सचमुच में अगर भीगी बिल्ली देखनी है ना तो भाभी के सामने देखा करो, इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ना इसकी निकलती है, ना इसके जो है खाली घूमने वाला जो पति है ना उसकी निकलती है। तो पापा भी आ गए, क्योंकि इस बार तो इनके यहाँ पे अफ्तियारी थी, और भाभी भी आ गई हैं रू बेबी को लेकर। उतनी देर में किसी को नहीं पकड़ा है, सिर्फ इतनी देर में कि दुपट्टा अपने सर पे ले लिया तो बस एहसान किया है फनी को देते हुए, नहीं तो वो किसी को भी समझ में। और गुटखा किंग को तो वैसे ही शायद देना पसंद नहीं करती होगी, उसके गंदे दांत की वजह से, मुँह से आती हुई गुटखे की स्मेल की वजह से। शायद यही वजह है कि अपने घर में भी बुलाना पसंद नहीं करती है उनको। बस उतनी ही देर में फनी की गोद में दिया और अगले सीन में दिखाया है कि भाभी जब बैठ गई हैं तो रू बेबी उनकी गोद में है। भाई ये एक मौका होता है कि जब तुम मिलती हो सारे घर वालों से तो बच्चे को क्यों नहीं देती हो उनकी दादी के गोद में, जो और दादी की छोटी बहनें हैं उनकी गोद में, और हाँ वो जो प्यारी सी जो डॉल नानी है ना तुम्हारी, उनकी गोद में, बुआ की गोद में, इवन छोटी बुआ की गोद में। फूफा के तो चलो छोड़ ही दो, फूफा को तो ना ही दो, तो मैं भी उसके लिए अग्री हूँ कि मत देना उसके गंदे दांत और मुंह से आती हुई स्मेल की वजह से। कर दिया आखिरकार पचका। भाई ये चालू अप्पी है, चालू अप्पी कोई काम करे और पचका ना करे, मतलब पापड़ तले और इतने से तले कि किसी को पापड़ ही नहीं दिए खाने के लिए। वाह। और देखो अगले सीन में दिखाते हैं कि फ़नी वहाँ पर सिपारा पढ़ रहा है, जैसे कि कलाम पाक में पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना पूरे रमज़ान जो है वो कलाम पाक पढ़ना चाहिए। वो सिपारे इन्होंने 30 सिपारे ले रखे हैं, उससे बैठकर कलाम पाक पढ़ते हैं, जबकि कलाम पाक जो होता है उसको खोलने का ज़्यादा सवाब है। उसको खोलो, उसको पढ़ो। चलो जल्दी जल्दी में जो होना था वो हो गया, लास्ट में थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन अब सबका हो गया। अब भी देखो नमाज का वक्त हो गया है, अब नमाज पढ़ रही है। ये देखो अम्मी नमाज पढ़ रही है, अम्मी को दिखा रही है। अम्मी और खाला जो है ना अब उस रूम में भी नहीं पढ़ रही जहाँ पर ट्रेडमिल रखा हुआ है, जो नमाज रूम के बाहर है। कहाँ पे पढ़ रही है? टीवी के सामने बैठ कर पढ़ रही है नमाज। देख रहे हो, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और देखो कोई टीवी के सामने बैठ के नमाज पढ़ता है क्या? यहाँ पे अम्मी लोग नमाज पढ़ रही है। अम्मा हो गई नमाज, फनी ने नमाज भी पढ़ ली, पारा भी पढ़ लिया। पारा पढ़ना चाहिए या कलाम पाक पढ़ना चाहिए? और अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जो सबकी वजह से सबको जल्दी जल्दी जो मिलना होगा वो भी मिल जाएगा और सबकी वजह से जल्दी जल्दी खुल जाएंगे। मतलब वो जो सामान अनबॉक्सिंग समझ रहे हो, वो जो बटोर के लेकर आई थी, जो छोटे छोटे से बेचारे काम करते हैं, अपना अपना नया काम शुरू करते हैं, वो इससे अपना प्रमोशन कराने के लिए ऐसे मदद करती है, ये ऐसे सपोर्ट करती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे भाई सबके कार्ड ले लेती, सबसे पर्ची ले लेती, ये कहते थे कि आप अपने सबके नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दो, अपनी आईडी की पर्ची बनाकर दे दो, किसका क्या काम है, और मैं ऐसे ही बैठकर पढ़ दूंगी और तुम्हें ऐसे ही कर लेना चाहिए था। ये होता है सच्ची में रमज़ान में किसी के लिए कुछ भी अच्छा और नेक काम करना, बजाय इसके कि उनसे काम लेना, उनसे सामान लेना और फिर उनको प्रमोट करना। तो फिर ये क्या फ़ायदा हुआ? ये सपोर्ट करना हुआ? नहीं भाई, उन्होंने तो बदले में आपको दिया है पहले, उसके बाद वो अपने आप को प्रमोट करा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे गरीबों की हेल्प करती है, ये हाथ दिखा के कहती है इन लोगों की वजह से जल्दी भी काम खत्म हो जाएगा और इन लोगों को छोटी मोटी सी चीज़ भी मिल जाएगी। जैसे गरीबों को हाथ दिखा के कह देते हैं ना कि इन गरीबों को कुछ छोटी मोटी सी चीज़ भी मिल जाएगी। मुझे लिटरली यही सुनने को मिला था, फिर मैंने रिपीट करके दोबारा से देखा। देखो किसी ने बेचारी ने इतनी मेहनत शिद्दत से के साथ कोई टी शर्ट दिया था जिस पे कोई टैग नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पर्ची नहीं थी, कोई स्लिप नहीं थी, जो कि कह रही थी कि ये हम जो है ना नान को दे देंगे। अब बताओ, उन्होंने सामान भी दिया और उसका प्रमोशन भी नहीं हो पाया, उसकी आईडी भी नहीं
प्रमोट हो पाई। तो फिर बताइए, जो लोग अगर इनको सामान देते हैं और उन तक मेरा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो प्लीज़ सुन लीजिए कान खोलकर, अपनी मेहनत को इस तरह से मत दीजिए। इनको इस चीज़ के लिए जायज़ा लीजिए, इनको इस चीज़ के लिए अपनाइए, इनको इन चीज़ के लिए जो ना थोड़ा सा इनकरेज कीजिए कि आप जो है ना हमारा ऐसे ही प्रमोट कर दो। तब देखने वाली बात है, परखिए इनको, क्या ये वाकई बिना कुछ लिए क्या आपको प्रमोट करेंगी। तब इनकी समझ में आ जाएगा, आप लोगों की एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि वाकई गरीब के लिए, या जो भी कुछ औरतें जो घर से काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, या कुछ लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, या कुछ शायद उनमें हो सकता है कुछ बेवाएँ भी हों जो ये चाहती हों कि भाई जब उनके सरपरस्त नहीं हैं तो वो चाहती होंगी कि भाई मैं कुछ काम अपने आप से करूँ। तो ऐसे भी लोग होंगे, तो क्या उन लोगों को फ्री में उनकी ID स्लिप पे लेकर लिखवा के लेके ऐसे बोल देना, क्या ये आपको सजेशन अच्छा नहीं लगा? और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या ऐसा होना गलत बात थी क्या? क्या ऐसे नहीं कर सकते थे? ज़रूरी थी हर किसी से सामान ही बटोरना चाहिए था? क्या किसी को फ्री में प्रमोट नहीं कर सकती रमज़ान के नाम पे? कितना बड़ी मदद मिल जाती लोगों की, उनसे सामान भी नहीं लेना होता, चाहे भले किसी का 50 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 100 का हो, 200 का हो। हालांकि जो सामान था वो किसी भी एंगल से ऐसे भी नहीं लग रहा था कि 500 रुपये से कम का कोई भी सामान होगा। मतलब मरा समारा जो भी सामान होगा ना वो 500 रुपये से ऊपर का ही होगा। तो क्या किसी से बिना सामान लिए, उनकी ID लिए हुए, क्या उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। तब इसको सवाब भी मिलता और लोगों की नज़रों में और ऊंची हो जाती। खुश हो के दिखा रही है कि ये देखो नमाज का दुपट्टा आया है, ये देखो काफ्तान की ड्रेस आई है। इन सब चीज़ों को बटोरने की वजह से तो तुम वहाँ पे जाती हो एग्जीबिशन में। मज़ा तो तब आए जब तुम किसी से कोई सामान भी ना लो और फिर भी उनकी ID को यहाँ पर दिखाओ और उनको प्रमोट करो। क्या वो दिन कभी आएगा? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अब थोड़ा सा काम कर लिया तो भाई ताना मारना भी ज़रूरी है। जब वो घर में काम करता तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती है ये देखो किसी ने यहाँ सामान रखा है, और वो कहता है कि हाँ मेरे पास जगह नहीं थी रखने की। तो कहती है इतनी सारी अलमारी ले ली, उसके बाद भी तुम्हें जगह नहीं है कपड़े रखने की, कि तुमने घर फैला दिया। देखा फनी बाबू, अगर कोई काम नहीं करोगे तो यही इज्जत मिलेगी। अच्छा है, बेहतर है अपने घर में रहते, चाहे भले ही कोई काम ना करते तो कम से कम तुम्हें सुनने को तो नहीं मिलता और पूरी की पूरी इज्जत भी मिलती, क्योंकि अपने ही घर से इज्जत मिलती है, ना कि घर जमाई बनकर इज्जत मिलती है। और हमारे घर की हालत देख रहे हो ना, वैसे इफ्तार के बाद सबकी घर की यही हालत हो जाती होगी ना। और बराबर में दिखाई दे रहा है कि वो जो लड़का इन्होंने रखा हुआ ना वो बर्तन धो रहा है, और उसके बावजूद रोना रोते रहते हैं। अरे भाई अगर देखनी है ना मेहनत देखनी है तो उन औरतों की देखो जो रमज़ान रखती हैं, सहरी करती हैं, इफ्तारी की तैयारी करती हैं, और जो घर में बच्चे होते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़े नहीं रखते हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं। बड़े बुजुर्ग या कोई बीमार होता है जो वो रोज़े नहीं रखते, उनके लिए भी खाना बनाती हैं। फिर घर के झाड़ू पोछा बर्तन रूटीन के काम होते हैं, कपड़ों के काम होते हैं। उसके बाद वो अपना कलाम पाक पढ़ती हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हैं। कभी कंपेयर करके देखा है आपने इस डब्बा से ये कितना काम करती है और बाकी की लेडीज़ जो हैं वो कितना काम करती है? रोटी बना रही है तो कह रही है यार आजकल बहुत काम कर रही हो तुम, दिन भर जो है एडिटिंग करती हो, फिर ये काम करती हो। तो वो टोकते हुए कहती है नहीं एडिटिंग तो ना वो कर देता है, जो लड़का इन्होंने रखा हुआ है ना वो आजकल एडिटिंग कर देता है, इसलिए तो पर डे व्लॉग आ रहे हैं। मतलब ये इनका काम होता है शूट करने का, उसका काम होता है एडिट करने का, और इनका काम होता है कंटेंट क्रिएट करने का, ज़बरदस्ती वाला कंटेंट क्रिएट करने का। यानी कि काम बिगाड़ना, फिर उस काम को हर एक बंदे के पास कैमरा ले जाके उसको बताना और फिर उनसे रिएक्शन नोट कराना। हाँ भाई अब देखो सीख देने के लिए आ गए। काम देखो भाई करना पड़ेगा, रमज़ान है उसका भी काम करना पड़ेगा, एडिटिंग है उसका भी काम करना पड़ेगा। ये तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर ये कंटेंट क्रिएट नहीं करेगी, व्लॉग नहीं बनाएगी तो तुम्हारी डिमांड कैसे पूरी होगी? हलवा कैसे खाओगे? देसी घी का हलवा कैसे खाओगे? लड्डू और ये सब कैसे खाओगे? और घर बैठे तुम्हारी डिमांड जो वो पूरी करती है वो कैसे होगी? गाड़ी में घूमते हो पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है कि अगर ये व्लॉग नहीं बनाएगी तो तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएगी? ये दूसरों को सीख दे रहा है, जिसको खुद को माफ़ी पहले अपने माँ बाप से मांगनी चाहिए, कि जिनको इस हालत में अकेले छोड़ के आए ना, पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो। ये कह रहा है ना कि पता नहीं अगले साल किसी को नसीब होगा या नहीं होगा, तो ये ख्याल नहीं आता, अपने माँ बाप के लिए ख्याल नहीं आता है उनको कि मैं अकेला छोड़ के आ गया हूँ, उनका कौन मेरे पीछे देखने वाला है। भाई एक बहन है शादीशुदा है, वो भी तो अपने घर में रहती है। जिस तरह से तुम्हारा साला अपने माँ और बाप के लिए करता है, उनके खर्चे उठाता है, उनके साथ रहता है, उनको साथ रख रखा है, अपने बाप की
जिम्मेदारी उठाई हुई है, कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम उसी से सीख लिया होता, वहीं रह रहे होते। अगर लव मैरिज को तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम कम से कम, तुम्हें भी तो उनका इस बात के लिए बदला देना चाहिए था कि नहीं अब हमारी बारी है, तुमने हमारी चीज़ों को, सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अब हमारी बारी है कि तुम्हें प्रूव करने की कि वाकई मेरी चॉइस गलत नहीं है और मैं यहीं रहूँगी। जिस वजह से वो शादी नहीं कर रहे थे, आखिरकार तुमने उस चीज़ को साबित कर कर दिखा दिया। यही तो वजह थी कि वो जो है बचना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो इनकी मम्मी ने किया है वो मोदाहा के घर घर में सबको पता है। तो यही वजह थी कि वो पीछे हट रहे थे शादी से, और आखिरकार तुमने वही कर कर दिखाया उनके साथ। सब बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे आता है सब कुछ। हाँ, मोदी जी को बोल के एक अवार्ड दिलवा दो इनको। इन्फ्लुएंस, अच्छा बोलना भी नहीं आ रहा, एक इन्फ्लुएंस को क्या क्या करना चाहिए वो अब इनसे पूछ लो भाई, फनी भाई से, जो खुद कुछ नहीं करते वो दूसरे को क्या क्या करते हैं उसके लिए अवार्ड की बात कर रहे हैं। वाह। नीचे जाके सबके खजूर और बचे हुए जो फल है ना वो नीचे जाके दे आइए कि लो अम्मी ये सब खा लो, मतलब इतने सारे अभी भी बच गए हैं। भाई जब इतना अगड़म सगड़म बनाएगी, इसलिए कहते हैं वेस्टेज कितना करते हैं ये लोग, उतना बनाओ ना जितने की ज़रूरत है। उसके बाद ऊपर आके कहती है पढ़ लिया, चलो ठीक है तुम पारा पढ़ लो, मैं कुरान में पढ़ लेती हूँ, मैं कुरान खोल लेती हूँ। अरे बाप रे, मतलब कुरान खोलने के लिए भी कितने एफर्ट ले रही है, जबकि ये पता होना चाहिए कि कुरान में ही पढ़ना चाहिए, कुरान रोज़ खुलना चाहिए और रोज़ाना उसमें से जो है पढ़ना चाहिए, सिपारा नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए होती तो दोनों में एक ही चीज़ है, लेकिन जितना आप, जब आपके पास कुरान है तो उसी को ही खोलना चाहिए, पारे में क्यों पढ़ना। ठीक है भाई, दो हैं, आप दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो तुम तो कम से कम कुरान में पढ़ो ना। लेकिन वो ये क्या होता है कि मैंने पढ़ लिया है, लो अब डब्बा को दे देता है कि लो अब तुम पढ़ लो। और जो जो कुरान रखा है, वो जो तुम्हें कोर्स रहा है कि तुम रमज़ान के महीने में भी उसको नहीं खोल रहे, उसका कोई नहीं। और बैठ के फिर वापस से वही लेक्चर कि अल्लाह ने हमें मिला दिया, अल्लाह ने तो मिला दिया है। हाँ ठीक है, सो जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन तुमने क्या किया है उस अल्लाह की मर्ज़ी को कराने के लिए, ये भी तो बताओ ना। लव स्टोरी क्यों नहीं बता रही हो लोगों को, क्या शर्म है लव स्टोरी बताने में। लव स्टोरी एक्चुअली बताने लायक नहीं है, क्योंकि तुमने उसमें इतने हथकंडे अपनाए हैं, इतना सब कुछ किया है ना, तो वो एक्चुअली क्या ही बताओगे। उससे तुम्हारी जो ना इज़्ज़त को दाग लग जाएगा ना, अगर आप ये बता दोगे कि मैंने क्या क्या किया है इस शादी को सक्सेस करने के लिए। बताती है हर चीज़ के पीछे सब्र होता है ना, सब्र नहीं था, एक्चुअली तुम्हारी प्री प्लानिंग थी। तुम्हारी ये प्लानिंग थी कि तुम वहाँ पे चले जाओ और उसके बाद जो ना फिर तुम आ जाना, और जब आ जाओगे तो ये हो जाएगा कि भाई सऊदी में जॉब करते थे और शादी के लिए आए हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तो तुमने तो अपने भाई भाभी को भी झूठ बोला ये सोच करके कि तुम जो आ जाओगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो परमानेंट वहाँ से आ गया था, 2-1 साल की वहाँ जॉब करके ना परमानेंट आ गया था। उसके बाद उसको वापस जाना ही नहीं था। जब उसको दिख गया है कि मुंबई में अच्छा खासा मेरी बीवी ने घर खरीद रखा है और वहाँ पे मुझे घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी ले रखी है, अच्छी खासी अर्निंग भी है, तो भाई मैं क्यों कमाने के लिए अपने देश से दूर जाऊँ। तो भाई ये सब चीज़ें की इनकी प्री प्लानिंग थी पहले से ही। अगर आप नोटिस करेंगे तो 3 साल पहले जब ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, यानी कि अपनी शादी से 8, 9, 10 महीने पहले इन्होंने रिवील किया था कि हमारी नाक के नीचे ये चल रहा था। लिटरली इनके भाई ने यही बोला था ना, हमारी नाक के नीचे ये चल रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। झूठ कितने बोल रहे हो। 1-1.5 साल पहले, यानी कि कोविड जब चल रहा था, उस दौरान जब इनकी दादी एक्सपायर हुए थे और ये गए नहीं थे अपनी दादी में, तो उसके बाद जब कोविड का टाइम ऐसे इस तरह से थोड़ा सा ठीक हुआ कि जब आना जाना जो आसान हो गया था, तब ये वहाँ गए थे फातिहा कराने के लिए। जब इन्होंने फातिहा कराया था तो उस दौरान इन्होंने वहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करा, चोचलेबाजी भी की इन्होंने। ट्रेन में इसका बर्थडे, प्री बर्थडे पहले सेलिब्रेट किया, फिर वहाँ पे डॉक्टर खाला के घर में डेकोरेशन किया, एंड देन वहाँ पे जब ये प्री बर्थडे प्लान हो रहा था ना, उस टाइम पर भी आप देखोगे तो फनी वहाँ पे बैठा हुआ था। जब फनी आपका दोस्त नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर फनी वहाँ पे क्या कर रहा था, बताइए ना फनी वहाँ पे क्या कर रहा था। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, 2-3 साल पहले से पता थी कि तुम्हारी बहन ने क्या कांड कर रखा है। ये तो वो तो फनी के जो पेरेंट्स थे ना वो नहीं मान रहे थे, और ये जो सगाई का जो नाटक कर रही थी ना कि सगाई होते होते रह गई, वो भी इस वजह से रह गई थी क्योंकि उनकी जो बहन है ना, फनी की बहन हुई, वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था एक्चुअल में ये लड़की कैसी है, ये हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो पीछे हट रहे थे। इतना चौड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद अब कह रही है कि चलो अब ये थोड़ा सा हमारे पास रखा हुआ था, अब हम इसकी बनाएंगे कुल्फ़ी। तो वो इतना ज़्यादा घोल लिया कि कुल्फ़ी का जो सांचा है वो पूरा भर गया। तो एक पेपर ग्लास ले लिया, उसमें चम्मच डाल के फिर कहती है कि इसमें भी भर लेंगे। उसके बाद भी बच गया है तो उसको कटोरे से मुँह अड़ा के पी भी लिया फनी ने। बचा के क्या करोगे, लाओ मैं इसको पी लेता हूँ। सहरी टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, ये मैंने मैंगो कट करके रख लिया था। अब मैं बनाऊंगी मैंगो शेक, और मैंगो शेक मैं ऐसे बनाऊंगी कि मैं अगर उसको गिलास में गिराने की कोशिश करूंगी ना तो भी नहीं गिरेगा, फिर मैं उसको चम्मच से गिराऊंगी। मैं इतनी अच्छी मैंगो शेक बनाऊंगी।
2-4 वीडियो ही देख ली होती, जैसे तुम्हारी भाभी चुरा लेती है ना दूसरे का कंटेंट, वैसे ही चुरा लिया होता। मुझे तो यही समझ में ना आता है ये ट्राई क्यों करती है जब इसको चीज़ें नहीं आती ना। अरे बहन मत ट्राई किया कर, बिगाड़ती क्यों है। तो अगर पहले गूगल कर लो, गूगल नहीं होता, समझ में नहीं आता तो अपनी अम्मी से पूछ लो, अपनी भाभी से पूछ लो। फरिश्ता भाभी को तो सब कुछ बनाना आता है ना, उनसे सीख लो, उसके बाद ट्राई किया करो। और अगर जब तुम ट्राई करती हो ना तो खाला को बुला लिया करो। और वो भी छोड़ो, कम से कम तुमसे ज़्यादा अकल तो उस लड़की में है जो तुमसे आधी उम्र की है, उसको बुला लिया करो। वो भी आपको इतनी अकल तो दे सकती है कि मैंगो शेक में दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालो और उसको पतला करो, तभी तो वो रनिंग कंसिस्टेंसी में आएगा, ताकि आप उसको ग्लास में डाल सको। उसमें बर्फ़ डालने के लिए पूरी बर्फ़ का इतना बड़ा पीस है जो पन्नी में रखा हुआ, उसको उठा के दे रहा है वो डालने के लिए। तो कहती नहीं ये मत दो, ये तो हमने आइस चैलेंज के लिए मंगाया हुआ है। और देखो चाय नीचे से बनकर आ रही है। अम्मी जो है वो अपनी लाडली बेटी के लिए नीचे से चाय भेज रही हैं। अब समझ में आया ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इसको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, इसको पैम्पर करके रखा जाता है। इसी वजह से ये वक्त से पहले भी नहीं बड़ी हुई और अब भी बड़ी नहीं हुई है, और वक्त के बाद भी नहीं बड़ी होगी। ये आई चैलेंज यू कि अभी ये 34 साल की है तब ये बड़ी नहीं हुई है, ये कल को 45 साल की हो जाएगी तब भी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसके घर वाले इसको बड़े होने ही नहीं देंगे। इसी वजह से इसकी जो बचकानी हरकतें ना, इसके भाई भाभी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ये जब शादी से पहले साथ में रहती थी ना, तब एक्चुअली फिर भी थोड़ी सी समझदारी की बातें कर लेती थी। कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी से इसने अपना चैनल शुरू करा था, फेस पैक बना रही है, खाना बना रही है, सब चीज़ कर रही है और बड़ी परफेक्शन सही से। और जो नहीं आता था ना, ये बचकानी हरकतें नहीं करती थी, अम्मी को बुलाकर पूछ लेती थी, ये ऐसे हो जाता है, ये वैसे हो जाता है। मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स, चलो अम्मी से पूछ लेते हैं। लेकिन अब इसने समझ लिया है कि जो मेरी ऑडियंस है ना, वो इस चीज़ को पसंद करती है कि मैं काम बिगाड़ूँ, फिर हंसूँ, फिर दिखाऊँ, और फिर इंगेजिंग मिलती है। क्योंकि इसको पता, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बहुत सारी ऑडियंस जो है वो मुझे सीख देगी, और बहुत सारी ऑडियंस जो है मुझे अलग अलग तरीके से ताना मारेगी। फिर जो बहुत सारी ऑडियंस है वो उसको आके उसके तानों का जवाब देगी। तो हो गई ना इंगेजमेंट मेरी वीडियो पे बहुत अच्छी, तो फिर मिल गए मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे, क्योंकि जिस वीडियो पे इंगेजिंग बहुत अच्छी होती है उसकी रीच भी अच्छी जाती है। अच्छा बने या ना बने, पर अम्मी को तो अरे वाह, और खाला को बहुत अच्छा बनाए शालू, और पिज़्ज़ा को अच्छा है। और जो नान है ना, वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन देता है। सम टाइम उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो देखने लायक होते हैं। उसके बाद देखो खुद गई है और शूट करने के लिए कैमरा भी लेकर गई है। शहरी में ही नीचे पहले मैंगो शेक देने के लिए गई है, उनको मैंगो शेक देकर वापस आ गई है। पहले पराठे बनाकर गई है, उसके बाद वापस आके ऑमलेट बना रही है। तो अंडा फोड़ा है, वो बहुत ही गंदा है, तो अजीब अजीब सा मुंह बनाकर दिखा रही है कि आज के बाद मैं अंडे नहीं लेकर आऊँगी, मैं देसी अंडे लेकर आई थी और ये देखो ये कितना गंदा है। और लोगों का मन खराब करने के लिए, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं वो भी और जो नहीं खाते वो भी, सबको क्लोजअप करके दिखा रहा है। फनी इतना बेहुदा है कि सबका मन खराब हो जाए देखकर, उसको इतना ज़्यादा क्लोजअप करके दिखा रहा है। कह रही है ये 3 खूट का पराठा, 3 खूट मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। अरे बहन उसको ट्रायंगल पराठा बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलो तिकोने पराठे बोलते हैं, कि तिकोने पराठे बोलते हैं। कह रही ये कैसे फट गया। जब आप तिकोने पराठे या फिर चौकोर पराठे बनाते हो और उनके बीच में घी अप्लाई करते हो, जब उनको बेल कर बनाते हो, तो जो घी लगने की वजह से उसमें परतें अपने आप से बन जाती। इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी नहीं सीखा तुमने। और भाई मैं कितनी ही अकल दूंगी उनको, ये तो ऐसे पचके करते रहेंगे। और इसी तरह से अच्छे अच्छे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।